आज के लेक्चर के अंतर्गत हम अनुच्छेद 20 के संदर्भ में समझेंगे कि अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या प्रोविजन किए गए हैं और ये हमारे व्यक्तिगत नाते कितने इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि ये अनुच्छेद जो है हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है, चाहे वो संविधान पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, लेकिन हर व्यक्ति अगर इसके बारे में जागरूक हो जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं या किसी भी प्रकार की मानवीय स्थितियों या कोई ऐसे गिरफ्तारी संदर्भ में आप उस चीज़ को समझ तो सकते हो या आप अपने बात को रख तो सकते हो। तो इस हेतु अगर हर व्यक्ति को इसमें जागरूकता प्रदान की जाती है कि हर व्यक्ति इस चीज़ को समझे और अपने को इस चीज़ में ये इतना अवेयर रखे ताकि वो निश्चित रूप से इसमें अपने आप को विश्वास और एक इसके लिए जागरूक रहे। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 20 है, अनुच्छेद जो 20 है और 21 है और 22 है, ये अनुच्छेद हर व्यक्ति को जानने की एक आधिकारिक, वैसे तो सभी जाने अच्छी बात है, लेकिन हर व्यक्ति अगर 20, 21, 22 जानता है तो वो अपने अधिकार के लिए, अपने अधिकारों का जो शोषण करते हैं या कोई भी ऐसी संस्था या कोई भी ऐसी पुलिस संस्थान, ठीक है, अगर आपका जबरन शोषण करती है तो उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठा सकते हो, अपील कर सकते हो। तो इस संदर्भ में ये संरक्षण देने का प्रयास करते हैं, अनुच्छेद 20 है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा समझते हैं। इससे पहले मैंने अनुच्छेद 19 के बारे में कंप्लीट प्रोसेस समझ लिया था। अनुच्छेद 20 है, इसके बारे में थोड़ा समझो। अनुच्छेद जो 20 है वो एक्चुअली में कहता क्या है। अनुच्छेद 20 ये कहता है कि व्यक्ति को दोष सिद्धि के संरक्षण, अपराध के लिए व्यक्ति को दोष सिद्धि का संरक्षण, यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, राइट, यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध के लिए उसे अगर दोष सिद्ध कर दिया जाता है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है तो निश्चित रूप से उसके लिए संरक्षण का जो प्रयोजन है, उसके लिए संरक्षण के जो प्रयोजन दिए गए हैं या व्यवस्थाएं दी गई हैं संवैधानिक तौर पर, वो अनुच्छेद 20 में दी गई हैं। और वो निश्चित रूप से हर व्यक्ति अगर इस बारे में जानता है कि अपराध के समय मतलब मुझे किस प्रकार के अगर हम दोषी ठहराए गए हैं तो उसमें हमें कौन से संरक्षण दिए जा सकते हैं, तो इस चीज़ को अभिज्ञान ले सकता है या संज्ञान में वो जानकारी कर सकता है। ओके, तो अब बात यहाँ आती है कि सबसे पहले अपराध क्या होता है इसके बारे में समझ लो। ठीक, फिर उससे संदर्भित दोषी सिद्धि, दोष सिद्धि का मतलब क्या होता है, फिर संरक्षण के समय में थोड़ा प्रयोजन समझने का प्रयास करेंगे। बात ये आती है कि अपराध, अपराध को अगर हम समझें सामान्य भाषा में, अपराध एक ऐसा होता है जो किसी व्यक्ति द्वारा अगर किसी दूसरे अन्य व्यक्ति पर या किसी अन्य व्यक्ति पर, ठीक है, या कोई ऐसा जीव पर, मतलब जीव की तो यहाँ पे बात हम नहीं लेते हैं लेकिन व्यक्ति के हैं, क्योंकि ये जो लागू होते हैं तो ये ज़्यादातर देखा जाए तो कुछ विशेष जीव होते हैं, जैसे कि आप देखोगे मोर पे भी लागू हो सकता है, या आप जीव जैसे, और आप जैसे चीता है, शेर, या इनके पे लागू हो जाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में नहीं होता है, विशेष परिस्थितियों में ही होता है, वैसे लागू नहीं होता ये भी। ठीक है, तो ये ज़्यादातर देखे जाए तो मनुष्यों पे ही लागू होते हैं। तो कोई व्यक्ति है अगर किसी व्यक्ति पर अगर चोट पहुंचाता है या उस पर हमला कर देता है या उसे हत्या कर देता है या मार देता है, तो उस व्यक्ति पर क्या है, उसने अपराध से घोषित किया जाता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है। ओके, इस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है, या हम कह सकते हैं वो अपराध की श्रेणी में आता है कि किसी को चोट पहुंचाई गई हो या किसी को हत्या की गई हो, मर्डर किया गया हो, तो वो जब भी जो जितने भी जो अप्रतिम जो क्रियाएं होती हैं या बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को ठेस पहुंचा रही हैं या उनके मानसिकता को ठेस पहुंचा रही हैं, चोट पहुंचा रही हैं, वो होनी चाहिए फिजिकल रूप में। ओके, वो फिजिकली रूप में दिखना चाहिए, राइट। तो ऐसी आपराधिक ऐसी गतिविधि होती हैं उन्हें हम बोलते हैं अपराध। ओके, तो अपराध के अंतर्गत हम ऐसे ही विषय लेते हैं जो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति द्वारा किसी को चोट पहुंचाई गई हो या उसकी मर्डर, हत्या कर दी गई हो, ठीक, तो उसे हम अपराध के अंतर्गत रख लेते हैं। अब बात ये आती है कि ये तो अपराध हुआ, तो अपराध के लिए दोष सिद्धि। अब दोष सिद्धि का मतलब क्या होता है? दोष सिद्धि का मतलब यहाँ ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है
और अपराध करने के बाद उस पर ट्रायल चलता है, तो ट्रायल चलने के बाद अगर प्रूफ हो जाता है कि निश्चित रूप से इस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है और वो प्रूफ हो जाता है सबूत के माध्यम से, राइट, तो उस व्यक्ति पर दोष, मतलब दोष जो होता है वो सिद्ध हो जाता है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है। ओके, अब व्यक्ति ने अपराध किया है तो वो दोष सिद्ध है, तो अपराध के लिए दोष सिद्ध, ये तो यहाँ तक था। अब इस व्यक्ति पर अगर दोष सिद्ध लग जाता है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, तो निश्चित रूप से उस पर फिर मुकदमा होता है, सब कुछ होते हैं, तो उस हिसाब से काम किए जाते हैं आगे, ठीक है। तो फिर उसके लिए संरक्षण जो संविधान देता है कि किसी व्यक्ति ने अगर अपराध किया है, किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, अगर वो दोषी सिद्ध ठहरा दिया गया है या किसी न्यायालय ने दोषी सिद्धि उसे मान लिया गया है सबूत के हिसाब से, तो उस व्यक्ति को फिर संविधान संरक्षण देता है कि उसको क्या क्या संरक्षण मिलना चाहिए। तो वो मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद जो 20 है वही प्रयोजन दिए गए हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपराधी है और उसे दोषी सिद्ध ठहरा दिया गया है, तो फिर उसके संदर्भ में हम उसे कुछ संरक्षण देते हैं कि इस व्यक्ति को क्या क्या लाभ मिलने चाहिए या कौन कौन से ऐसे संरक्षण देने चाहिए ताकि वो अपनी बात को रख सके, या कोई कानूनी गतिविधि के तहत तो उसको अगर वो लागू होते हैं तो कहाँ तक लागू होते हैं, इस बारे में यहाँ संरक्षण की सुविधाएं दी गई हैं। तो पहले हम एग्जाम्पल पे समझ लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, राइट, तो अगर एक व्यक्ति ये है, दोनों किसी मैदान में खेल रहे हैं और मैदान में खेल रहे हैं, राइट, अब बात ये आती है कि कोई एक व्यक्ति थर्ड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन किसी छिपकर किसी दीवार या कहीं भी छिप करके इस पे आक्रमण कर देता है या इस पे हमला कर देता है। ओके, इस व्यक्ति पर, ये ए है, बी है और ये सी है, थर्ड पर्सन इस पे हमला कर देता है, तो इस व्यक्ति पर सुनना, इसके तो चोट लग गई, राइट, इसके तो चोट लग गई, या इसका किसी प्रकार से मर्डर हो जाए वो एक अलग बात होती है, ठीक है, या इसकी चोट लग गई या मर्डर हो गया, राइट। तो अब बात ये आती है कि इस व्यक्ति की चोट लग गई, तो ये व्यक्ति जो है वहां देखेगा कि और कोई व्यक्ति तो नहीं है, और कोई व्यक्ति नहीं, क्योंकि ये छिपकर किया ना बारिश ने, तो और कोई व्यक्ति नहीं है। तो इस व्यक्ति ने क्या काम किया, इस पे बोल दिया कि मुझे इस व्यक्ति ने मेरे पत्थर मारा है, इस व्यक्ति ने ए ने मुझे पत्थर मारा है, तो ठीक है, वो अगर इस पे बोल देता है, इस पे बोल देता है कि इस व्यक्ति ने मुझे पत्थर मारा है, और पत्थर एक्चुअली मारा इसने नहीं है, इसने मारा है, राइट, लेकिन वो क्या जाने, क्योंकि उसे थर्ड पर्सन दिखाई नहीं, उसे केवल ये व्यक्ति दिखा, यही मेरे साथ खेल रहा था, तो इसके अलावा और कौन मार सकता है, उसके मन में ये भावना आई या ऐसी मान सकता है, राइट। तो फिर इसके बारे में फिर वो क्या करता है, वो FIR लिखाता है कि सर मुझे ऐसी ऐसी FIR है कि हमारे इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर ऐसा पत्थर से वार किया है, मुझे चोट मारती है। तो अब बात ये आती है कि ये इसके पास दो बात होती है कि पहला तो ये सबूत दे, ओके, पहले तो बात ये होती है कि ये सबूत दे कि इस व्यक्ति ने वास्तव में अपराध किया है या नहीं किया है, राइट, किया है या नहीं किया है। दूसरी बात होती है कि ये अपने मुख के माध्यम से कह सकता है कि सर मेरे पास ये व्यक्ति केवल था, इसके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं था, और मुझे वार हुआ है तो इसी व्यक्ति ने किया, या ये झूठ भी बोल सकता है, ये झूठ भी बोल सकता है, ऐसा तो है नहीं कि ये सच्चा, भले ही इसने नहीं देखा हो, लेकिन ये झूठ भी बोल सकता है कि सर मुझे इस व्यक्ति ने अपराध किया है, लेकिन भले इसके सबूत नहीं है। सबूत क्यों, क्योंकि बहुत सारे होते हैं कि पास खेल रहे हैं, अब किसी ने वार कर दिया, इस पर इसके चोट लग गई, FIR हो गई, अब इसके पास कोई सबूत है ही नहीं। सबूत का मतलब कोई ऐसा वीडियो, कोई रिकॉर्डिंग तो की नहीं है, ना किसी ने देखा है, राइट। तो ये व्यक्ति इस पे ही कहेगा कि सर मुझे इसी ने चोट मार दी है, और ये हो सकता है झूठ बोले, ठीक है। तो अब क्या होता है, FIR तो लिख गई, अब FIR के तहत इसे गिरफ्तार किया जाएगा, ओके, इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, और गिरफ्तार करने के बाद क्या होता है कि इस व्यक्ति पर, सुनना, इस व्यक्ति पर फिर ट्रायल चलता है, इसकी जांच होती है, पूछताछ होती है, सब कुछ होता है, राइट। फिर इसके बाद क्या होता है, जब जांच पड़ताल जब हो जाती है, तो इस व्यक्ति को मान लेते हैं कि अगर इस व्यक्ति, सुनना, इस व्यक्ति को अगर इसको भी कुछ सुविधाएं देती है सरकार, संविधान देता है, जैसे सरकार नहीं संविधान, वो संविधान क्या है कि अगर ये व्यक्ति को अगर इसने दोषी ठहराया है, तो इस व्यक्ति को भी अधिकार है कि ये सबूत दिखा सकता है, ओके, ये सबूत दिखा सकता है, या ये अपने बात रख सकता है, स्वतंत्र होता है इसलिए ये बात रख सकता है। तो ये कुछ संरक्षण हैं, तो ये हम पहले आपको बता दे रहे हैं, इसको हम बाद में फिर से बताएंगे। तो ये व्यक्ति इस चीज़ के लिए सबूत दे सकता है कि सर मैंने ऐसा अपराध नहीं किया है, मैंने इसको नहीं मारा है, या कोई ऐसा इसके पास सबूत है तो ये दे सकता है। सबूत नहीं है तो अपनी बात भी रख सकता है, ओके।
अगर आपको लगता है कि ये झूठ बोल रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, तो इसके बाद फिर जांच होती है, ठीक, पूरा ट्रायल चलता है, ओके, न्यायालय में फैसला होता है, राइट। तो इसके बाद क्या होता है कि उस व्यक्ति को सब कुछ होने के बावजूद उस व्यक्ति को दोषी सिद्ध ठहरा दिया जाता है कि वास्तव में इसने अपराध किया है, ओके। अगर इसने अपराध नहीं किया है तो इसे छोड़ दिया जाता है, इसने अपराध नहीं किया है तो इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है, कोई बात नहीं। अगर इस व्यक्ति ने अपराध किया है तो इसके बाद क्या होता है कि उस व्यक्ति को दोषी सिद्ध ठहरा दिया जाता है, दोषी सिद्ध ठहरा दिया जाता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने अपराध किया, ओके। अगर इसके पास सबूत नहीं है, बात रख रहा है, तो बात तो झूठी भी हो सकती है, ओके, ये भी झूठ बोल सकता है। तो फिर ट्रायलिंग सब कुछ चलता है, इसके बाद जब निर्णय आता है कि कोई व्यक्ति ने अपराध किया है कि नहीं, तो अगर इसने किया है तो निश्चित रूप से इस व्यक्ति को दोषी ठहरा देता है। और जब न्यायालय इसको दोषी ठहरा देता है तो इसके बाद क्या होता है कि संविधान फिर उस व्यक्ति को संरक्षण देता है, इस व्यक्ति जिसने अपराध किया है। तो अपराध किया है जिस व्यक्ति ने, उसको संरक्षण की सुविधाएं देता है, उसे संरक्षण की सुविधाएं देता है, वही एक्चुअली में कहलाती हैं अपराध के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण, और कुछ नहीं। अपराध के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण यानी कि जिस व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया गया है, अपराधी दोषी सिद्ध कर दिया गया है, उसके एवज में संविधान जो है वो कुछ संरक्षण की व्यवस्था करता है कि अगर जिसको अपराध जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, अगर वो दोषी भी सिद्ध ठहरा दिया गया है न्यायालय से, तो उस व्यक्ति को संविधान कुछ संरक्षण देता है कि उसको उस संरक्षण के तहत रखा जाना चाहिए, या कुछ उसे सुविधाएं देता है या उसे संरक्षण प्रदान करता है। तो अब वही संरक्षण जो है हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला संरक्षण ये देता है, भूतलक्षी कानून प्रभाव नहीं, भूतलक्षी कानून प्रभाव नहीं, या इसे हम बोल सकते हैं पूर्व पद प्रभाव नहीं के। अब भूतलक्षी और पूर्व पद प्रभाव नहीं, इसका अर्थ क्या होता है? एक्चुअली में आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को अगर अपराधी घोषित कर दिया गया, ओके, अपराधी घोषित कर दिया है, अगर वो दोषी सिद्ध है तो उस व्यक्ति को सजा दी जाती है, उस व्यक्ति को सजा दी जाती है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि उस व्यक्ति को जो इसमें दिए गए संरक्षण कि जो अपराध अगर उसने किया है, अपराध उसने अगर किया है, तो उस व्यक्ति को जो अपराध किया है उसी के तहत अगर विधि में कोई दंडिक अगर प्रावधान है, या हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई विधि के तहत दंड दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग उसने अपराध किया, यानी कि जो अपराध उसने किया है, जो अपराध किया है, तो उस अपराध के अकॉर्डिंग ही उसे सजा दी जाएगी, उस अपराध के अकॉर्डिंग उसे ही सजा दी जाएगी। यानी कि जो अपराध उसने किया है उस अपराध के अकॉर्डिंग अगर विधि में दंड विषयक प्रावधान है, दंड से संबंधित उसमें प्रावधान दिए गए हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है और ऐसे दंडिक प्रावधान है, राइट, तो वो विधि के तहत ही उसे सजा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को आपने किसी अपराध किया है उसे किसी के लिए दूसरी सजा दे दो, नहीं दे सकते हो। तो ये विधि का मतलब होता है जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, राइट, और सीपीसी है, या ऐसी विधियां भी होती हैं जो कानून द्वारा या संसद द्वारा इस प्रकार से पारित होती हैं। ये तो कानून है एक, या संसद द्वारा ऐसे कोई कानून पारित होते हैं, एक्ट पारित, अधिनियम पारित होते हैं, उसके तहत कोई कानून बनाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से वो भी जो होते हैं वो विधि के अंतर्गत ही आते हैं। तो उन विधियों के तहत जो प्रयोजन है या उसमें व्यवस्थाएं निहित हैं, उसके तहत अगर व्यक्ति ने जो अपराध किया है उस अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया कि विधि के तहत इस व्यक्ति को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, तो उसे वही सजा दी जाएगी जो विधि में निहित है, विधि में लिखित है। अगर ऐसी विधि में नहीं है तो विधि फिर उसे सजा नहीं दी जाएगी, या उसकी एक्स्ट्रा सजा देना, या उस पर किसी प्रकार का मतलब कि ऐसा होता है कि काफ़ी मनमाने ढंग से उसे सजा दे देना, तो इस पर रोक होती है कि विधि के जो तहत जो प्रावधान है, आईपीसी धारा, सीआरपीसी जो धाराएं लगती हैं, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाती है, राइट। अब मान लो जैसे चोट पहुंचाना है तो इसमें शायद 304 या 307 धारा लगती है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही उसे सजा दी जाएगी। चाहे 304 या 307 में जो धाराएं के तहत जो दंड विषयक प्रावधान दिया है, दंड दिया गया है, उसी के आधार पर ही उतनी ही सजा मिलेगी, उससे एक्स्ट्रा सजा नहीं मिलेगी, राइट। ये सेकंड वाला प्रयोजन था, क्योंकि ये विधि जो है ना, विधि से ऊपर कोई नहीं, और विधि के निहित जो प्रावधान हैं वो उस व्यक्ति पर लागू होते हैं जिस व्यक्ति ने अपराध ऐसा किया है, उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है तो उस अकॉर्डिंग दी जाएगी, उससे एक्स्ट्रा नहीं।
और उससे कोई कम या ज़्यादा नहीं दिए जाते हैं, बस ये याद रखना। इसके अंतर्गत आता है पहला, भूतलक्षी कानून प्रभाव नहीं, पूर्व पद प्रभाव नहीं। इसका अर्थ आप ये समझिए कि अगर किसी व्यक्ति ने 2016 में अपराध किया है, 2016 में अपराध किया है, तो उस समय जो विधि में प्रावधान है, जो विधि के निहित जो व्यवस्थाओं में जो दंड विषयक प्रावधान है, उस अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को सजा मिलेगी, उस अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। अगर, सुनना मेरी बात, अगर उस व्यक्ति को अगर फिर से क्या हो गए, तो अगर 4 साल हो गए या 5 साल हो गए या 6 साल हो गए, जेल में भर्ती है, जेल में बंद है, ठीक, जेल में क्या है, वो बंद है। अब क्या होता है कि संसद क्या करती है, नया कानून बना देती है, संसद कोई कानून नया बना देती है या कानून में कोई परिवर्तन करती है, राइट। तो उसके समझ या कोई जो पहले प्रावधान थे, ठीक, उसमें भी संशोधन करके उसमें कठोर दंड का प्रावधान कर सकती है, या कुछ अलग से संसद कानून बना देती है, अलग से कानून बना देती है कि कोई प्रावधान है, आप ये कठोर सजा के प्रावधान है, राइट। तो अब क्या होता है कि इस व्यक्ति पर जो नया कानून बनाया है, नया कानून जो सरकार ने बनाया है, वो कानून इस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। यही होता है भूतलक्षी कानून प्रभाव या पूर्वपद प्रभाव नहीं, समझ रहे हो। क्योंकि ये इसलिए लागू नहीं होगा कि आगे चल के कानून परिवर्तन होता रहता, कानून बदलाव होता रहता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने 2016 में अगर अपराध किया था, तो उस व्यक्ति को उस समय के जो कानूनी संबंधी जो दंड विषयक प्रावधान थे, उस अकॉर्डिंग विधि में निहित जो प्रावधान थे, उस अकॉर्डिंग उसे सजा मिल गई है, और राइट, वो सजा भुगत रहा है, वो सजा है भुगत रहा है। अब इसके बाद अगर कोई कानून बनता है या संसद कोई कानून बनाती है या कोई कठोर विषय बना देती है, ठीक है, तो उस व्यक्ति पर वो कानून लागू नहीं होगा जो नया कानून बनती है, संसद बनाती है या संसद कोई कानून में परिवर्तन करती है। ओके, तो ये जो कानून है भूतलक्षी कानून प्रभाव नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपसे ये भूतलक्षी कानून प्रभाव स्पष्ट समझ में आ गया होगा। इससे संदर्भित अगर कुछ अपवाद अगर देखो तो अपवाद भी हैं। अपवाद अगर आप देखते हो तो जैसे अपवाद जो होते हैं, जैसे सिविल मामले हैं, सिविल मामले आप देख लो, या आप इसके अंतर्गत आयकर वाले जो मामले होते हैं, सिविल मामले, आयकर मामले, इन मामलों में ये जो भूतलक्षी प्रभाव कानून है, ये अपवाद स्वरूप ये लागू हो सकता है या लागू होता है। ओके, सिविल मामले में जैसे कि दीवानी मामले, जमींदारी संबंधी जो मामले होते हैं, फौजदारी मामलों को छोड़कर जो अन्य मामले होते हैं वो सिविल मामले आते हैं। नागरिक मामले, या हम बोल सकते हैं ऐसे मामले जो कहीं ना कहीं अपराध से छोड़कर जितने भी जनता से संबंधित मामले होते हैं, चाहे जमीनी स्तर पर हों, चाहे घर के वाद विवाद जैसी प्रकार के हों, लेकिन अपराध नहीं होने चाहिए, बस वो सभी मामले जो होते हैं वो सिविल मामलों के अंतर्गत आते हैं, राइट। तो आयकर मामले भी होते हैं। तो आयकर में जैसे कि कर चोरी करना, या आयकर अधिनियम जो 1961 वाला है उसके तहत जो प्रोविजन किए गए हैं, ओके, अब उसमें संशोधन करके संसद कुछ नए प्रावधान कर देती है। तो ये मामले जो होते हैं, ये भूतलक्षी जो कानून प्रभाव होता है, ये आयकर मामलों पर या सिविल मामलों पर ये लागू हो जाता है। जो पहले भी जैसे सिविल मामलों में जो मामले थे, और चाहे वो आयकर मामले हों, तो उन मामलों पर भी पिछले जो मामले रहे हैं उन पर भी ये लागू हो जाता है, लेकिन आपराधिक मामलों पर ये लागू नहीं होता है। ये बस याद रखना। तो ये कुछ अपवाद हैं इससे संदर्भित। तो उम्मीद करते हैं आपसे ये आपको समझ में स्पष्ट आ गया होगा। अब बात हम ये करते हैं कि भूतलक्षी कानून की बात कंप्लीट हो गई, विधि से संबंधित बात कंप्लीट हो गई। तो ये दो जो प्रोविजन थे इसी के अंतर्गत थे। थर्ड प्रोविजन अगर आप देखोगे तो ये अनुच्छेद 20 के तहत क्या होता है, दोहरा दंड से बचाव, दोहरा दंड से बचाव। इसका मतलब क्या हुआ, दोहरा दंड से बचाव का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति को या एक अपराध के लिए, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही दंड है, एक अपराध के लिए एक ही दंड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति ने अगर अपराध किया है, तो पहले तो ये बात होती है कि वो अपराध की जानकारी जांच होती है, इसकी ठीक, फिर ट्रायल चलता, सब कुछ होता है। अगर उस व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है, ठीक, कोई अपराध किया है, तो इस अपराध के लिए उसे दोहरा दंड नहीं मिलेगा, यानी कि 2 बार उसे दंड का प्रयोजन या 2 बार दंड
के मतलब उसे प्रावधान नहीं है या दोहरा दंड उसे नहीं दिया जाएगा। ये मतलब आप समझिए कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध एक बार किया तो उसे एक बार ही सजा मिलेगी, दोबारा सजा नहीं मिलेगी। मतलब आप यहाँ समझिए कि कोई व्यक्ति है, राइट, ये व्यक्ति है, अगर इस व्यक्ति को या मर्डर कर देता है या इसकी चोट पहुंचा देता है, ठीक, तो इस व्यक्ति को इस अपराध के अकॉर्डिंग एक ही बार सजा मिलेगी। या इस व्यक्ति का कोई थर्ड पर्सन है, इस व्यक्ति का कोई थर्ड पर्सन है और वो जाता है एफआईआर लिखा देता है, ठीक, एफआईआर लिखा देता है कि ऐसे ऐसे इस व्यक्ति पर इस व्यक्ति ने हमला किया है, इसको चोट पहुंचाई है। तो उस पर जब जांच होने के बाद में तो उस व्यक्ति पर क्या होता है कि उसे एक बार ही सजा दी जाएगी। इसके तहत अगर वो किस अकॉर्डिंग उसने किस प्रकार का उसका जो अपराध है वो किया गया है, तो उस व्यक्ति पर क्या होता है कि ये जो व्यक्ति है इसे निश्चित रूप से एक बार ही सजा दी जाएगी, एक बार ही सजा दी जाएगी। या आप एग्जाम्पल इस प्रकार समझ सकते हो कि ये जो व्यक्ति है इसने इस पे चोट पहुंचाई और ये थर्ड पर्सन है, ओके, ये थर्ड पर्सन है, ये एफआईआर दर्ज कराता है, या इसका थर्ड पर्सन और देख लेते हैं, या तो ये स्वयं एफआईआर लिखा देगा जाके, अगर इसको चोट लगी है तो ये तो स्वयं एफआईआर लिखा देगा जा करके, राइट, या कोई ऐसा थर्ड पर्सन, ये वाला थर्ड पर्सन है, एफआईआर कोई मान लो रिश्ते में हो इस व्यक्ति के, वो भी कहीं अपने जहाँ रहते हैं वहाँ एफआईआर लिखा देते हैं, राइट, और यहाँ उसने अपने पास भी एफआईआर लिखा दी, तो ये दो एफआईआर हैं, दो एफआईआर हैं, ठीक। इसके तहत तो इसकी पकड़ हो जाती है, इसके तहत इसकी पकड़ हो जाती है निश्चित रूप से। अगर इस व्यक्ति में एफआईआर यहाँ भी लिखी है तो ये जो यहाँ का जो थाना होता है वो इसकी जांच करता है कि ये व्यक्ति एफआईआर है, कहाँ का है, कैसा है, तो वो अपने वहाँ का जो थाना होता है, जिस थाने का ये निवासी है व्यक्ति, ओके, जिस थाने के अंडर में ये क्षेत्र आता है उसका वो निवासी है, तो उस व्यक्ति की उस थाने में जानकारी की जाती है कि इस व्यक्ति की ऑलरेडी एफआईआर लिखी है कि नहीं। अगर ये एफआईआर लिखी है, अगर एफआईआर लिखी है तो ये एफआईआर जो होती है वो इसको साथ मैच कर दी जाती है, मर्ज कर दी जाती है, इसमें मर्ज हो जाती है और यही एक ही एफआईआर मानी जाती है। यदि इस एफआईआर नहीं लिखी है, यहाँ एफआईआर नहीं लिखी है और यहाँ पहले लिख गई है, तो इस एफआईआर के तहत उसको सजा तब मिलेगी जब ये एफआईआर यहाँ जो थाना है, यहाँ थाने में वही एफआईआर पुनः लिखी जाएगी, तब उसके तहत इस व्यक्ति को दोषी ठहराकर सजा दी जाएगी। लेकिन एक ही अपराध के लिए एक ही दंड है, एक ही अपराध के लिए एक ही दंड है। यदि यही व्यक्ति, सुनना मेरी बात, यदि यही व्यक्ति चाहे सामूहिक रूप से अपराध करे, यही व्यक्ति अगर सामूहिक रूप से अपराध करता है, यानी कि बहुत सारे अगर कहीं ट्रैफिक या कहीं जाम लगा हुआ है, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये व्यक्ति कोई वाहन ऐसा लाता है या ऊपर से चढ़ा देता है या काफ़ी लोग मर जाते हैं एक साथ, ठीक, या कहीं सार्वजनिक क्षेत्रों में, या आप देखे हो बहुत ही ऐसे धरना प्रदर्शन वाले क्षेत्र सम्मेलन होते हैं, वहाँ भी कोई व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करता है जहाँ पर कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही दंड मिलेगा, ठीक, एक ही अपराध के लिए एक ही दंड मिलेगा। ये हो सकता है कि उसने अपराध बहुत ही जटिल किया है, बहुत ही घिनौना अपराध है, तो वो सजा घिनौना के अपराध के अकॉर्डिंग मिल जाती है, वो अलग बात है, लेकिन उसे सजा जो दी जाएगी उसे एक अपराध के अकॉर्डिंग ही दी जाएगी, क्योंकि उसने एक ही अपराध के अंतर्गत जितने व्यक्तियों को मारा है, अलग अलग नहीं, एक ही साथ सामूहिक रूप से मारा है, तो उसे एक अपराध ही उसने किया है, तो एक अपराध के लिए उसे एक ही बार दंड दिया जाएगा, दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा। और जो दंड विषयक प्रावधान है, जो विधि के अंतर्गत है, उसे उसी अकॉर्डिंग ही दंड दिया जाएगा, उससे ज़्यादा या कम नहीं दिया जाएगा। मान लेते हैं कि उसे 10 साल की सजा हो गई, ठीक, उसे 10 साल की सजा दी गई है, अपराध किया है, उसने मर्डर किया, 10 साल की सजा हो गई। अब बात ये आती है कि इस व्यक्ति ने 10 साल की सजा इसे दी गई है, ओके, तो इसमें क्या सजा बढ़ाई जा सकती है? तो नहीं बढ़ा सकते हो, क्योंकि उस व्यक्ति पर सजा इसलिए नहीं बढ़ा सकते हो क्योंकि उसे एक बार सजा मिल गई है, एक बार उसे सजा मिल गई है एक ही अपराध के लिए एक ही दंड, तो ना तो सजा को बढ़ा सकते हो, राइट, और ना ही इसमें आप देखोगे कि आप दूसरी सजा को जोड़ सकते हो, यानी कि दूसरी सजा 10 साल और जोड़ सकते हो। तो इस प्रकार से आप किसी मतलब कि इसी सामूहिक की बात कर रहे हैं, इसी सामूहिक में ना तो उसे 10 साल की और बढ़ा सकते हो, नहीं, क्योंकि वो एक ही अपराध है, एक ही अपराध के लिए एक ही प्रकार का दंड मिलेगा। अगर आप सुनिए, यदि कोई व्यक्ति ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति है, चाहे ये व्यक्ति इसका मर्डर कर देता है,
इस व्यक्ति का, ये व्यक्ति इसका मर्डर कर देता है, फिर यही व्यक्ति एफआईआर लिखाता है, ठीक, और यही व्यक्ति फिर किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर देता है जाके कहीं और, इसका मर्डर करने के बाद इसका भी मर्डर कर देता है जाके, ओके। लेकिन ये मर्डर जो है, ये मर्डर सामूहिक नहीं है, ये मर्डर सामूहिक नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति ने अलग अलग मर्डर किया, एक साथ तो सभी को नहीं मारा, अलग अलग किया है। तो इस व्यक्ति पर यहाँ भी एफआईआर लिखा जाएगी, यही व्यक्ति भी एफआईआर लिखाएगा, इसके परिवार वाले परिजन जो होते हैं वो भी एफआईआर लिखाएंगे। तो फिर इस व्यक्ति पर इसके तहत 10 साल की सजा, इसके तहत 10 साल की सजा, तो ये 10 और 10 जो सजा है तो ये हो जाती है 20 साल की सजा। तो इस प्रकार ये व्यक्ति जो है इसको 20 साल की सजा भुगतनी होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि उसने अपराध जो है 2 प्रकार के किए हैं, तो 2 अपराध के लिए 2 बार की सजा है, एक अपराध के लिए 1 बार की सजा है। उम्मीद करते हैं आपसे ये समझ में आ गया होगा। या तो एक बार उसने अपराध किया है, अगर वो जेल में भर्ती है, अगर थाने में बंद है, अगर वो थाने को किसी भी तोड़ के बाहर निकल आता है, थाने से बाहर निकल आता है, तो इसके बाद क्या होता है कि फिर वो कहीं अपराध कर देता है, तो फिर उसे सजा जो मिलती है वो सजा फिर बढ़ जाती है, ओके। तो ये उम्मीद करते हैं आपसे इस पर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसी के अंतर्गत गवाही देना। दोषी सिद्धि के लिए गवाही देना। जिस व्यक्ति ने या जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है या जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसे पकड़ा गया है, तो उस व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है, उस व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है कि वह व्यक्ति अपने सबूत या कोई एविडेंस हो उसके पास कि हमने अपराध नहीं किया है तो वो दे सकता है, तो वो दे सकता है, उसके पास ऐसा कोई सबूत, रिकॉर्डिंग हो, कुछ भी हो, दे सकता है, या अपनी बात रख सकता है, या अपनी बात रख सकता है कि सर हमने ऐसा अपराध नहीं किया है, ओके, यह अपराध नहीं किया है, तो वह ऐसी बातें रख सकता है। इसके लिए वो स्वतंत्र होता है। तो 2 सिद्धि में अनुच्छेद जो 20 है वो गवाही या सबूत या अपनी बात रखने के लिए व्यक्ति जिसे अपराध घोषित किया गया है, तो वह व्यक्ति को क्या है, स्वतंत्रता होती है कि वो अपना सबूत रख सकता है या अपने कोई बात रख सकता है जो वो कहना चाहता है, उसकी मन की जो भावनाएं हैं वो रख सकता है। तो अनुच्छेद 20 के तहत ये गवाही जो है उसको व्यक्ति को स्वतंत्रता के तहत दी जाती है। अब आता है 5वां भी इस मामला, अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि 5वां अगर देखते हैं तो 5वां के अंतर्गत जैसे जबरन किसी पर आप अपराध कबूल नहीं करा सकते, या आप किसी पर जबरन या जबरदस्ती या मारपीट करके आप अपराध कबूल नहीं करा सकते। क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया हो और आप मारपीट करते हो, उसके फालतू उसे मारते हो या कुछ पीटते हो, राइट। तो ये जो व्यक्ति है तो इसे स्वतंत्रता इसके तहत संरक्षण दिया गया है कि उस व्यक्ति पर किसी भी पुलिस या कोई भी ऐसी संस्था या कोई प्राधिकरण उस पर हम मारपीट या जबरन उसे अपराध कबूल नहीं करा सकता है। अब पूछताछ करे अलग बात है, पूछताछ कर सकती है, लेकिन उसे मारपीट के तहत उस पर कबूल नहीं करा सकती है कि तुमने अपराध किया है, मारो पीटो, या उसे अपराध किया है कि नहीं किया है वो कबूल करे। जरूरी नहीं कि उसने अपराध किया हो और तुम उसे धनाधर मार रहे हो, पीट रहे हो, उसकी तो चूरमा बना दे रहे हो, लेकिन उसने वो तो बिल्कुल ही जस्टिस है या उसने कोई अपराध ऐसा किया ही नहीं है, ओके। तो इसलिए ये जो होता है अनुच्छेद 20, तो इसमें संरक्षण देता है उस व्यक्ति को कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया है तो वह व्यक्ति पर जबरन आप अपराध कबूल नहीं करा सकते हो, राइट। तो अनुच्छेद 20 है, ये कुछ प्रमुख प्रावधान करता है दोषी सिद्धि, जो व्यक्ति दोषी ठहरा दिया गया है उस व्यक्ति के संरक्षण के लिए। चलिए अनुच्छेद 20 आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। चलिए अब जैसे दोहरा वाला मैंने आपको बताया था कि दोहरा जो मतलब अपराध होता है, दोहरा बचाव के लिए, मतलब दोहरा मतलब कि दोहरा जो दंड से बचाव, ठीक।
या दोहरा मतलब उसे दंड दिया जाता है उसके बचाव हेतु है, तो वो उसी में एक चीज़ और है कि जो प्रशासनिक क्षेत्र हैं, प्रशासनिक जैसे मामले होते हैं, प्रशासनिक मामले होते हैं, उन मामलों में उस व्यक्ति को दोहरा दंड दिया जा सकता है। प्रशासनिक मामलों में उस व्यक्ति को दोहरा दंड मिल सकता है। ओके, लेकिन आपराधिक मामलों में दोहरा दंड उस अपराध के अंतर्गत दिया जाता है कि उसने अपराध किस प्रकार के किए हैं, अलग अलग किए हैं कि एक साथ किए हैं, तो उस अकॉर्डिंग दिया जाता है। लेकिन प्रशासनिक मामले जो होते हैं उसमें दोहरा दंड की व्यवस्था है, वो दोहरा दंड उसे दिया जा सकता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपसे अनुच्छेद जो 20 है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता की बात करता है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, ये प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। और जीवन व्यक्ति का क्या है, एक अपना एक जीवन होता है और हर व्यक्ति जीवन जीने योग्य है। ठीक, तो उस एवज में अनुच्छेद 21 से जो है उसी से संबंधित है। ठीक, तो यहां पर लिखा है अनुच्छेद 21 में स्पष्ट लिखा है कि प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता, राइट, प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये व्यक्ति के प्राण क्या होते हैं और दैहिक क्या होता है? तो प्राण का मतलब ये होता है यहां पर आत्मा या जीव, आप ये ले सकते हैं, आत्मा या जीव। तो आत्मा और जीव किसी भी व्यक्ति के एक आंतरिक हिस्सा होता है। आत्मा किसी भी मनुष्य के, जीव या किसी भी मनुष्य का वो एक आंतरिक एक विषय या कह सकते हैं आंतरिक हिस्सा होता है जो मनुष्य के जीवन को आगे की ओर या विस्तृत करता है या मनुष्य के जीवन की एक मूल इकाई के रूप में मतलब व्यवस्थित होता है। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो प्राण है वो किसी भी मनुष्य के वो आंतरिक अपने प्राण होते हैं जिससे वो अपना जीवन चलता है। ठीक, तो आत्मा और जीव ये प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो प्राण व दैहिक, तो दैहिक का मतलब होता है देह, जो मतलब एक प्रकार की शरीर जो होता है, शरीर यानी कि जो तत्व होते हैं जो फिजिकल रूप में जो दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जो दिखाई पड़ते हैं, शरीर का जो चेहरा जो दिखाई पड़ता है, बॉडी दिखाई पड़ती है, वो दैहिक होती है, दैहिक। तो उससे संबंधित स्वतंत्रता की बात करता है, राइट। तो ये शरीर जो है या हम इसे इस प्रकार से बोल सकते हैं शारीरिक रूप से उसे संरक्षण का अधिकार दिया जाता है, प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता, या बोल सकते हैं प्राण व शरीर की स्वतंत्रता का अधिकार, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। तो इसके अंतर्गत मैंने बता दिया है कि प्राण के अंतर्गत है आत्मा, जीव है, और उसे दैहिक के अंतर्गत है जीवन के अंतर्गत जो भी उसकी बॉडी है, शरीर है, उसे शारीरिक जो बॉडी है उसके संदर्भ में इसे अधिकार होता है, संरक्षण का अधिकार होता है। ओके, इसी एवज में ये जानकारी दी जाती है। अब हम बात ये करते हैं कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत जब प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता है तो उस व्यक्ति को किस प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है, तो आप जैसा कि जानते हो कि हर व्यक्ति के अपने प्राण होते हैं, हर व्यक्ति के अपना शरीर होता है। तो उस व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए या अपने निजी सुरक्षा हेतु वह अपने प्राणों को बचा सकता है या वो अपने शरीर की सुरक्षा कर सकता है। तो इस संदर्भ में यही अनुच्छेद उनको प्रोवाइड किया जाता है कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने जीवन की स्वतंत्रता, अपने जीवन की सुरक्षा या अपने जीवन की शरीर की सुरक्षा कर सकता है। उस हिसाब से उसे अधिकार होता है। तो ये अनुच्छेद जो होते हैं हमेशा जीवंत रहते हैं, इनको निरस्त नहीं किया जाता है, चाहे किसी भी परिस्थिति हो। जैसे आपातकालीन आप देख लो या किसी ऐसी आपातकालीन स्थिति बनती है, एक आपातकालीन स्थिति में जैसा है, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल आप देख लो,
तो राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 21 जो होता है वो निरस्त नहीं किया जाता या निलंबित नहीं होता है, राइट। अनुच्छेद 20 भी है, अनुच्छेद 21 जो है, इसे हम 21 की बात कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 21 है तो वो निलंबित नहीं होता। वो क्यों नहीं होता है कि अगर आप आपातकाल के समय अगर आप इसे निलंबित कर देते हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि व्यक्ति के जो प्राण हैं या व्यक्ति की जो दैहिक की स्वतंत्रता है वो उसे जीने का अधिकार नहीं है, समझ रहे हो, उसे जीने का अधिकार नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है या वो अपने प्राण या सुरक्षा नहीं कर सकता है, वो अपने आप मतलब जबरन झोंकना एक प्रकार से ऐसा हो जाता है। तो इसके विरुद्ध जो होते हैं ये अधिकार दिए जाते हैं कि किसी भी व्यक्ति है अगर वो अपने उसके प्राण हैं, उसे जीवन की स्वतंत्रता है, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी बॉडी की सुरक्षा के लिए, अपनी शरीर की सुरक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकता है, राइट, उसे वो स्वतंत्रता होती है। अब आपातकालीन हो चाहे कुछ भी हो तो ऐसी परिस्थितियों में भी ये जो अधिकार होता है निलंबित नहीं होता है। तो इसी स्थिति में भी वह व्यक्ति अपनी सुरक्षा या अपनी शरीर की सुरक्षा कर सकता है, ओके, अपने प्राणों की सुरक्षा कर सकता है। तो आपातकालीन में जैसे कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक जो भी आक्रमण होते हैं, बाहरी आक्रमण है, राइट, या अपन आंतरिक स्थिति देख लो, तो ये अनुच्छेद जो होते हैं निलंबित नहीं किए जाते। इसीलिए नहीं किए जाते हैं कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है कि वो अपने प्राणों की रक्षा कर सके, अपने शरीर की रक्षा कर सके, तो वो व्यक्ति स्वतंत्र है उसके लिए, राइट। तो उसे इस प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है कि वो अपने प्राणों की रक्षा नहीं करेगा या अपने शरीर की रक्षा नहीं करेगा। जैसे आप देख सकते हो कि किसी व्यक्ति पर कोई मारपीट करता है, इस व्यक्ति पर, तो ये व्यक्ति को अधिकार है, कि ये व्यक्ति अपनी रक्षा कर सकता है, या अपनी स्वतंत्रता के लिए स्वयं में बचाव कर सकता है, राइट। अगर कोई अपराधी या कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति पर कोई दूसरा व्यक्ति हमला कर रहा है, तो इससे अपनी रक्षा या स्वतंत्रता के लिए, इसे बचाव करने के लिए ये अपना मतलब कि फिजिकली रूप से ये कोई लाठी से या किसी हाथ से अपनी मतलब रक्षा कर सकता है, अपने शरीर की सुरक्षा कर सकता है, राइट। ऐसा नहीं है कि आप उसे मारते जाओ वो पिटता जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो अपनी सुरक्षा कर सकता है अगर वो सामान्य रूप से है, उसने अपराध नहीं किया है, ओके। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, ओके, तो इस पर अगर पुलिस मारती है, राइट, तो पहली बात तो यह है कि जब तक दोषी सिद्ध नहीं हो जाता या किसी ट्रायल नहीं चल जाता तब तक तो नहीं मार सकती है, ओके। अगर इसको मारती भी है या तो वो जबरन कबूल नहीं करा सकती मारपीट करके, कि बस जानबूझ से वो अपना स्वीकार कर लेता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं स्वीकार करता है तो मारपीट नहीं कर सकते, जांच पड़ताल करोगे, उसका पहले अपना एक नार्को टेस्ट होता है वो कराओगे। अगर इस पर किसी प्रकार का पुलिस से जानकारी नहीं है, अगर वो मारपीट करती भी है, इस व्यक्ति पर मारपीट करती भी है, पहली बात तो नहीं कर सकते ऐसे। अगर मारपीट करती भी है तो इस व्यक्ति को अपनी सुरक्षा ये कर सकता है, अपनी सुरक्षा ऐसे कर सकता है, या तो वो मारपीट करते हैं तो अपना बचाव कर सकते हैं, हाथ ऐसे आगे लगा सकते हैं, या इनके पास में कोई ऐसा थर्ड कोई डंडा या कुछ भी पड़ा हुआ है तो उससे अपनी सुरक्षा कर सकता है, ओके, अगर इस पर हथकड़ी नहीं है तो। अब बात ये आती है कि ये व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति जैसे किसी पुलिस ने इसको मारा तो ये व्यक्ति भी उस पुलिस वाले को मारने लगे, ओके, ऐसा इसको अधिकार नहीं है, ऐसा ऐसे अधिकार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पर किसी पुलिस ने डंडा से मार भी दिया है तो ये व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि उस पुलिस वाले पर डंडा या हाथ उठाए, तो फिर ये व्यक्ति जो है अपराधी घोषित हो जाएगा, इस व्यक्ति ने पुलिस वाले पर डंडा से हाथ उठाया है। चलिए, तो ये कुछ प्रोविजन है कि व्यक्ति को किस प्रकार से दैहिक प्राण या दैहिक की स्वतंत्रता का अपना एक अधिकार होता है और वो अपने उस जीवन की जीने के लिए वो स्वतंत्र होता है। तो इससे संबंधित अब हम व्याख्यान की बात करें, इससे संबंधित काफ़ी फैसले लिए गए हैं केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट ने, थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के बाद हैं उनको समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दो प्रकार के बाद दिए हैं। पहला दिया है 1950 में गोपालन फैसला। गोपालन मामले में अगर बात की जाए तो जीवन जीने की जो स्वतंत्रता थी, प्राण व दैहिक से संबंधित जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, इसे गोपालन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शारीरिक तौर पर दिया, शारीरिक दृष्टि से दिया कि कोई व्यक्ति है, ठीक, कोई व्यक्ति है
वो अपनी शारीरिक एवं निजी सुरक्षा कर सकता है। कोई व्यक्ति है अपनी शारीरिक एवं निजी सुरक्षा कर सकता है, और वह जो सुरक्षा है वो स्वयं की सुरक्षा है। इसमें ही कहा गया है गोपाल मामले में, कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक एवं निजी सुरक्षा निजी सुरक्षा निजी सुरक्षा करने के लिए स्वतंत्र है, के लिए स्वतंत्र है। यह बात किसमें कही थी? गोपालन मामले में, राइट। केवल इसे शारीरिक तक ही रखा, इससे ज्यादा नहीं। केवल शारीरिक मतलब अपनी शरीर की सुरक्षा, अपने शरीर की सुरक्षा, अपनी निजी सुरक्षा के लिए वह व्यक्ति है अपनी सुरक्षा कर सकता है, स्वतंत्र है उस चीज के लिए। तो ये बात जो थी 1950 में गोपालन जो मामला हुआ था उसी में ये बात कह दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति अपनी शारीरिक और निजी सुरक्षा चाहता है तो वो उस चीज के लिए स्वतंत्र है, राइट। उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ये बात कही गई थी गोपालन मामले में। इसके बाद एक मेनका गांधी जो फैसला आता है, मेनका गांधी मामला या फैसला आप कह सकते हो, तो 1978 में, ठीक, इसी फैसले को और थोड़ा विस्तृत किया गया, और विस्तृत करके इसे कहा गया कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण गौरवपूर्ण आत्मसम्मान से जीने का अधिकार है। देखिएगा 1950 का फैसला केवल शारीरिक था, लेकिन 1978 का जो मामला आता है मेनका गांधी में, तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसे गरिमापूर्ण, गौरवपूर्ण और आत्मसम्मान से जीने का अधिकार है। अब देखिएगा इससे ये कई ज्यादा विस्तृत हो गया, और ये भावनाओं तक गया, यानी कि मनुष्य के भावनाएं, यानी कि गरिमापूर्ण का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति की अपनी आंतरिक भावना से जुड़े मंतव्य, या हम इसमें दूसरी भाषा में कर सकते हैं कि व्यक्ति के आत्म प्रतिष्ठा, यानी कि व्यक्ति की आत्म प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है व्यक्ति की आंतरिक अपनी एक प्रतिष्ठा, जो आंतरिक जो जीव है उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, तो उस व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। गरिमापूर्ण यानी कि वो अपने अकॉर्डिंग स्वतंत्र है किसी प्रकार से जीवन जीने के लिए, वो गरिमापूर्ण है, उसकी उस स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जाएगा, वो जीवन जीने की उसे स्वतंत्रता है और वो गरिमापूर्ण है, यानी कि उस व्यक्ति को अपनी आंतरिक गरिमापूर्ण है और मनुष्य अपनी भावनाओं के अकॉर्डिंग अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। गौरवपूर्ण आत्मसम्मान, यानी कि उस व्यक्ति की उसकी आत्म मतलब होता है उसकी चिंतन, या हम इसे बोल सकते हैं चेतन, उसे चेतन से भी उसे स्वतंत्रता है। आत्मसम्मान, यानी आत्मसम्मान का मतलब है व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान से उसे स्वतंत्रता दी जाती है कि वह व्यक्ति उसकी आत्म प्रतिष्ठा है, उसका अपना आत्मसम्मान है, इसलिए उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का बाहरी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। वो आत्मसम्मान है, गौरवपूर्ण है, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। तो ये जो क्षेत्र था काफी विस्तृत कर दिया गया, और जैसे ही विस्तृत किया तो बहुत सारे अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए। अब एक साथ तो नहीं दिए हैं, अलग अलग डिसीजन लेते गए, जैसे जैसे डिसीजन लेते गए तो उस अकॉर्डिंग फैसले जुड़ते गए। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे फैसले लिए गए, जैसे आप इसमें कह सकते हो प्रतिष्ठा का अधिकार है उनको, राइट। 2017 में जैसे कि एक आया था निजता का अधिकार, ओके। इसी में है सूचना का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार,
हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार, इस प्रकार से बहुत सारे अनुच्छेद हैं, वो मतलब इसमें प्रयोजन दिए गए हैं, अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार दिए गए हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हो। राइट, तो जैसे निजता का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, या आप बोल सकते हो आत्म प्रतिष्ठा का अधिकार है, हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार है, फांसी के भी विरुद्ध अधिकार है। ये जो अधिकार दिए गए, राइट, ये जो अधिकार दिए गए हैं, ये उस व्यक्ति को इसलिए दिए गए हैं कि वह व्यक्ति अपना गर्मापूर्ण, गौरवपूर्ण और आत्मसम्मान से जीवन जी सके। राइट, तो ये व्यक्ति के ही अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये जो फैसले हैं, ये फैसले एक साथ नहीं जोड़े गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग निर्णयों में, अपने अलग अलग डिसीजनों में, ठीक, जो वाद विवाद रहे हैं उनके तहत ये जोड़ते गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक साथ नहीं जोड़े गए हैं। लेकिन ये जो फैसले होते हैं, ये जो फैसले होते हैं, ये राज्य सरकार के विरुद्ध होते हैं। राज्य सरकार का मतलब ये होता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार का मतलब यही है कि जो सरकारें हैं, ठीक, उनके विरुद्ध होते हैं। अब जैसे कि निजता का अधिकार, निजता का मतलब होता है अपनी प्राइवेसी। अपनी प्राइवेसी है, जैसे हमारे कोई डाटा है या हमसे संबंधित कोई जुड़ा हुआ आंतरिक भावनाओं का एक डाटा है, राइट, या हमारा अपनी एक प्राइवेसी है, उससे संबंधित बहुत सारे ऐसे डाटे रखे हुए हैं, तो वो हमें छुपाने का अधिकार है। ठीक, सभी को बताने का अधिकार, वो अपना बताए अलग मैटर है, अपना बताए वो अलग मैटर है, लेकिन सरकार नहीं बता सकती है। जैसे एग्जाम्पल आप ले लो कि आप कोई भी कंपनियां हैं, कोई भी कंपनी है, जैसे वोडाफोन, एयरटेल, जियो, जो भी आइडिया जैसी कंपनियां हैं, ये कंपनियां क्या होती हैं, जब आप सिम निकलाने जाते हो, सिम निकलाने जाते हो, तो वो आपसे क्या लेती हैं, आपसे अपना एड्रेस लेती हैं, पहचान लेती हैं कि नहीं, कि आप सिम निकला रहे हो, आपकी पहचान है, मेरे पास रखिए। तो ये जो कंपनियां होती हैं, ये कंपनियां उस व्यक्ति से जो सिम निकालता है उसका डाटा ले लेती हैं। राइट, उसका डाटा ले लेती हैं। वो डाटा अपना कौन सा होता है, फोटो ले सकती हैं, अपने मतलब कि अंगूठा जो होता है वो ले सकती हैं। राइट, इसी के आधार कार्ड ले लेती हैं, आपने देखा हो। तो ये सिम की जब कोई निकालता है तो ये सब उसको डाटा विवरण दिया जाता है उस व्यक्ति का। लेकिन ये जो कंपनियां होती हैं, इनके पास ये डाटा रखा होता है, लेकिन ये डाटा जो होता है, ये डाटा जो होता है, ये प्राइवेसी के तहत ही रहता है। राइट, इस डाटे को किसी थर्ड पर्सन को नहीं दे सकते हैं, आपकी परमिशन से दे सकते हैं। आप अगर परमिशन देते हो तो ये डाटा सिम से संबंधित जो डाटा उनके पास रखा है, तो वो आप अगर उन्हें परमिशन देते हो कि सर ऐसे दे दीजिए, ठीक, तो वो दे सकते हैं। अदरवाइज उन्हें अधिकार नहीं होता है कि वो दे। जैसे आपने कभी भी कस्टमर केयर से बात की हो, राइट, अगर आप कोई जानकारी जुटाना चाहते हो थर्ड पर्सन की, इस नंबर पे मुझे जानकारी चाहिए, राइट, ये व्यक्ति कहाँ का है, कैसा है, इसके बारे में मुझे परिचय दीजिए, तो वो साफ बोल देते हैं कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं इसके बारे में नहीं बता सकते। ठीक, वो बोलते हैं कि नहीं, तो इसीलिए बोलते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी गर्मापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, उसे निजता का अधिकार है, कि अपनी प्राइवेसी रखने का अधिकार है। राइट, अगर वो व्यक्ति बताना चाहता है कि उस व्यक्ति को बता दो, तो फिर वो बताया जा सकता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन थर्ड पर्सन को इस प्रकार से कंपनी के जो भी कर्मचारी होते हैं, काम करते हैं, वो कभी नहीं बता सकते हैं, उन्हें अधिकार नहीं होता है। अगर वो बता भी देते हैं तो निश्चित रूप से उसमें फिर दंड मिल जाएगा, उन्हें अधिकार नहीं होता है। तो ये हर व्यक्ति को निजता का अधिकार दिया जाता है कि वह अपनी डाटा की सुरक्षा रखे, अपने व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा रखे, निजी जो भी उनके पास अपना डाटा है, जीवन जीने का, अपनी गर्मापूर्ण जीवन जीने संबंधित डाटा है, तो उसकी वो सुरक्षा रख सकते हैं। तो वो निजता का अधिकार दिया गया। इसी में देखो प्रतिष्ठा का अधिकार है। तो प्रतिष्ठा का अधिकार का मतलब है कि हर व्यक्ति की अपनी एक प्रतिष्ठा होती है, वो किसी भी क्षेत्र में प्रतिष्ठा हो, ठीक, किसी भी क्षेत्र में प्रतिष्ठा हो, चाहे वो अपनी समृद्धि हो, या किसी भी क्षेत्र में आप शिक्षा के क्षेत्र में उसकी प्रतिष्ठा हो, या किसी भी प्रकार से उसने गौरवपूर्ण मतलब गौरवपूर्ण जीवन जिया है, तो किसी में उसमें अच्छी समृद्धि प्राप्त की है, किसी में ख्याति प्राप्त की है, तो उसमें उसकी प्रतिष्ठा है। तो वो प्रतिष्ठा जो है ना, उस प्रतिष्ठा को हनन नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार उस प्रतिष्ठा को नहीं छीन सकती, उसकी प्रतिष्ठा है, उसने मेहनत की है, आपने अच्छे से काम किया है, तो उस व्यक्ति को प्रतिष्ठा दी जाती है कि आप इस योग्य हो, आप इसमें काफ़ी ख्याति प्राप्त हो, आपकी इस चीज़ में मर्यादा है, प्रतिष्ठा है, आपकी गरिमा है, और इसके विरुद्ध आपको कभी हनन या आपके अधिकार को नहीं छीना जा सकता है। तो ये राज्य के विरुद्ध होते हैं, ठीक, ये राज्य के विरुद्ध होते हैं। जैसे कि सूचना का अधिकार है, तो सूचना आप अगर देखोगे तो सूचना के तहत आप देखते हो कि आप किसी भी
सरकार से या राजनीतिक नेताओं से या अधिकारियों से आप सूचना की जानकारी कर सकते हो। आप सूचना की जानकारी कर सकते हो कि सर मुझे इस विषय में जानकारी चाहिए कि कैसे कैसे क्या काम किया गया है या कुछ भी डाटा मुझे जानना है। तो इसके लिए आपने देखा हो कि अब पोर्टल हैं, बहुत सारी वेबसाइट भी हैं, वहाँ भी जानकारी मिल जाती है। ओके, अगर नहीं मिलती है तो आप अधिकारियों से पूछ सकते हो कि मुझे इस क्षेत्र में पैसा लगा है तो कैसा लगा है, क्या लगा है, मुझे इस बारे में जानना है। तो अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं कि वो आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि वो बताएंगे नहीं, बताते हैं। तो उसके तहत फिर आरटीआई जो होता है वो इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो सूचना का अधिकार भी होता है। स्वास्थ्य का अधिकार, तो स्वास्थ्य का अधिकार आप देखोगे तो हर व्यक्ति को गर्मापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो उसमें जो स्वास्थ्य है वो तभी सुरक्षित रह सकता है जब वहाँ उसे स्वच्छता का अधिकार दिया जाएगा। तो ये भी आ जाता है इसी के अंतर्गत, स्वच्छता का अधिकार है, राइट। फिर इसी के अंतर्गत वायु प्रदूषण के विरुद्ध का वायु प्रदूषण, राइट। मतलब कि स्वच्छता का अधिकार का मतलब यही हो जाता है, या तो आप इसे बोल सकते हो, ऐसे एक ही बात है। तो वायु प्रदूषण वो नहीं जीना चाहता है, क्योंकि वायु प्रदूषण से कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियां होती हैं, संक्रमित रोग फैलते हैं, तो वो बीमार हो सकता है, तो उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। तो स्वास्थ्य का उस व्यक्ति को अधिकार है, राइट। तो इसके संदर्भ में आपने देखा हो कि वायु प्रदूषण से संबंधित एमसी मेहता जो फैसला था, दिल्ली में बहुत सारे उद्योग थे, उनको एमसी मेहता जब फैसला आया वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए, तो उद्योगों के द्वारा जो बहुत सारा प्रदूषण फैल रहा था, तो उन उद्योगों को क्या था, दिल्ली के बाहर पटक दिया गया। वो इसीलिए पटक दिया गया कि हर व्यक्ति को अपने जीवन जीने का अधिकार है, और ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का अधिकार के ही अंतर्गत आता है। और स्वास्थ्य जो है हर व्यक्ति का अपना एक शारीरिक स्वतंत्रता है, और शारीरिक स्वतंत्रता में अगर स्वास्थ्य को किसी प्रकार का हमला होता है तो वो हमला जो है उसको निदान के लिए सरकार उस पर फैसला लेती है, ठीक। अब स्वास्थ्य के अंतर्गत आप देखोगे कि बहुत सारे अस्पताल खुले होते हैं, और वो अस्पताल जो होते हैं एक्चुअली में देखे जाएं तो वो सरकारी अस्पताल होते हैं, राइट। और सरकारी अस्पताल जो सरकार द्वारा खोले जाते हो, ऐसे अस्पताल जो सरकार द्वारा खोले जाते हैं वो सरकारी अस्पताल है। और उन अस्पतालों में इस व्यक्ति के पास अगर पैसा नहीं है, तो निश्चित रूप से वो क्या कर सकता है कि वो किसी भी सरकारी अस्पताल में, कोई भी अस्पताल हो, कहीं का भी हो, वो किसी भी सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करा सकता है। उसके पास पैसे भले ही ना हो, वो इलाज करा सकता है। वहाँ पर जो भी डॉक्टर हैं उनका इलाज करेंगे, ओके, वो भी उत्तरदायी होते हैं। हाँ, वहाँ के जो मतलब ये है कि वो लोग जो डॉक्टर होते हैं वो व्यक्ति को मतलब कि हटा नहीं सकते हैं या भगा नहीं सकते हैं। हाँ, समय दे सकते हैं कि अभी इस आधार पे अभी मतलब खाली नहीं है, आगे चल के आपको हम रिजर्व कर लेंगे या भर्ती कर लेंगे, राइट। तो ये वो बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं कह सकते हैं आपके पास पैसे नहीं है आप जाइए यहाँ से, तो नहीं कर सकते हैं। कि ये जो है सरकार जो होती है, ये सरकारी अस्पताल जो होते हैं, ये उस व्यक्ति की स्वास्थ्य को अधिकार के तहत उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब बात आती है प्राइवेट में। तो प्राइवेट में अगर ये व्यक्ति चाहता है कि मुझे प्राइवेट क्षेत्र में स्वास्थ्य मतलब कि स्वास्थ्य से संबंधित वो मिल जाए, तो ऐसा मुश्किल है, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो सरकार के विरुद्ध होते हैं, ये व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं होते। पहली बात ये समझ लो कि अनुच्छेद जो 21 के तहत जो व्यवस्थाएं दी गई हैं या जो भी अधिकार दिए गए हैं, ये अधिकार जो हैं वो व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं होते हैं, राइट। व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं होते हैं, ये राज्य के विरुद्ध होते हैं, राज्य या सरकार के विरुद्ध होते हैं, ठीक। व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे स्वास्थ्य वाला, जैसे कोई घोड़ा छाप या कोई भी ऐसा भी लोग होते हैं प्राइवेट सेक्टरों में काम करते हैं, जो डॉक्टरी करते हैं, प्राइवेट डॉक्टर होते हैं, राइट। तो उस व्यक्ति के पास अगर आप बीमार हो, किसी भी समस्या से ग्रस्त हो, तो वो व्यक्ति अगर चाहता है, ये व्यक्ति जो चाहता है, जो प्राइवेट डॉक्टर है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप सरकारी अस्पताल में भी नहीं जा सकते हो, बहुत समस्याओं से ग्रस्त हो, तो अगर आप उसके पास जाते हो, पैसा नहीं, तो ये व्यक्ति अगर ये व्यक्ति चाहेगा कि ये व्यक्ति के पास पैसे नहीं है और अगर हम इलाज नहीं करते हैं तो हो सकता है इसकी मृत्यु हो जाए, काल मृत्यु हो जाए, तो इसके लिए वो इसका इलाज कर सकता है। वो इस पर डिपेंड करता है, उसकी स्वेच्छा से वो इलाज कर देता है तो सही है। अगर वो व्यक्ति इलाज नहीं करता है, तो आप उस पर किसी प्रकार का दंड या सरकार उस पर दंड ऐसे नहीं दे सकती है कि तूने इलाज क्यों नहीं किया, क्योंकि वो व्यक्तिगत फैसला है, और व्यक्तिगत में ये व्यक्ति की भी स्वतंत्रता है कि हम उसके पास, ये सरकारी तो है नहीं, प्राइवेट है, तो ये अपने
पैसे से इलाज कर रहा है तो इसकी अपनी एक संस्था है, अपना एक व्यवसाय है, तो उस अकॉर्डिंग कर रहा है। तो ये व्यक्ति जो होता है ये स्वयं में अगर इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी जीवन स्वतंत्रता के लिए इलाज कर देता है तो ठीक है। अगर व्यक्ति ये इलाज नहीं करता है तो आप इस पर दबाव नहीं बना सकते हो। तो ये व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं होते हैं, ये सरकार के विरुद्ध होते हैं। ओके, लेकिन जो अनुच्छेद, अगर मौलिक अधिकार की बात की जाए, मौलिक अधिकारों की बात की जाए, जो सभी मौलिक अधिकार हैं ये व्यक्तियों के भी विरुद्ध होते हैं और राज्य के विरुद्ध तो होते ही हैं। जैसे आप स्वतंत्रता की बात कर लो, स्वतंत्रता का जो अधिकार है 1922 तक, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अगर आप ये इसकी भी स्वतंत्रता है, इसकी भी स्वतंत्रता है, तो ये व्यक्ति इसकी स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता है, क्योंकि ये व्यक्तियों के विरुद्ध भी होते हैं। ये व्यक्ति ये स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता है। रीजन, क्योंकि जो स्वतंत्रता तुम्हें दी गई है संवैधानिक तौर पर, उसे ये इसी व्यक्ति को भी उसी प्रकार से दी गई है। अगर आप चाहो कि मुझे इसकी स्वतंत्रता को छीन लेना है, राइट, तो आप ये व्यक्ति इसकी स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता है, क्योंकि इस जितना इसे जीवन जीने का अधिकार है या जितने इसकी भी अधिकार हैं स्वतंत्रता संबंधी, उतने ही इसे भी अधिकार हैं। तो जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं वो व्यक्तियों के भी विरुद्ध होते हैं और राज्य सरकार के भी विरुद्ध होते हैं। लेकिन अनुच्छेद 21 के तहत जो भी अधिकार होते हैं वो केवल राज्य के विरुद्ध होते हैं और व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं होते हैं। बस ये याद रखना, दो बात हैं। चलिए, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। इसके बाद हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार है। तो हथकड़ी आप जानते हो कि किस प्रकार से हथकड़ी लगाई जा सकती है। आप जानते हो हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार, इसको थोड़ा समझ लो। हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार का मतलब यह है कि अगर आपने कोई भी अपराध नहीं किया है, अगर आपने कोई भी अपराध नहीं किया है तो आपको कोई भी संस्था या पुलिस थाना लाइन एंड ऑर्डर जो मेंटेन होता है उसके तहत जो भी कर्मचारी नीचे को होते हैं, वो पुलिस, जो आप पुलिस ले लो, ठीक, तो पुलिस आप पे हथकड़ी नहीं लगा सकते। अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो पुलिस की कोई हिम्मत नहीं है जो आपको हथकड़ी लगा ले, राइट। अगर आपने अपराध किया है, सुनना मेरी बात ध्यान से, आपने अपराध किया है और ये अपराध जो है किसी द्वारा, इस व्यक्ति द्वारा अगर ठहरा दिया है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, तो इस व्यक्ति ने अपराध किया है तो इस व्यक्ति को तब भी मतलब हथकड़ी नहीं लगाई जाएंगी ना, तब भी हथकड़ी नहीं लगाई जाएंगी जब तक इस अपराध का ये दोषी ठहरा नहीं दिया जाता। अपराध का ये दोषी नहीं ठहरा दिया जाए, भले ही आप उसको अपराधी घोषित कर दो, घोषित करना अलग बात होती है, लेकिन न्यायालय द्वारा एक अपराधी ठहराना अलग बात होती है। अगर वो व्यक्ति अपराधी घोषित हो जाता है, अपराधी ठहरा दिया जाता है, तो इसके बाद उस व्यक्ति पर हथकड़ी लगा करके आप उसे कहीं भी ले जा सकते हो, हथकड़ी लगाकर। अगर उस व्यक्ति पे अपराध नहीं है, अपराध उसने नहीं किया है, वो झूठी अगर उस पर अपराध लगा दिया है, राइट, और वो व्यक्ति आपराधिक जैसी गतिविधियों में संलिप्त नहीं है, तो उस व्यक्ति पर आप हथकड़ी नहीं लगा सकते। उसको पकड़ के, उसको हाथ पकड़ के, कॉलर पकड़ के आप ले जा सकते हो, राइट, तो उस पर हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। जैसे फैसला, अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आफ्ताब का फैसला देख लो, उसने मर्डर किसी लड़की का किया, ठीक, तो उसने मर्डर कर दिया है। तो अगर इस व्यक्ति पर अपराध, मतलब किसी लड़की के परिजनों ने लगाया कि इस व्यक्ति पर ऐसा इसने कोई अपराध किया है, इसने मार दिया है, राइट, तो इस व्यक्ति पर जब तक हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती हैं, आफ्ताब पर जब तक हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं जब तक इसके बारे में सबूत नहीं जुटा लेती है, और ये नहीं जुटा लेती कि इस व्यक्ति ने ही अपराध किया, ओके, तब हथकड़ी लगाती है। इससे पहले ऐसे हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं, ऐसे हथकड़ी लगाने का प्रावधान नहीं है। ऐसे हथकड़ी लगाओगे तो विरोध होता है, तो हथकड़ी के विरुद्ध भी अधिकार आपको दिए जाते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपसे ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, उसके विषय में हमने आपको समझा दिए। अब हम बात करते हैं शिक्षा का अधिकार। इसी के अंतर्गत शिक्षा का भी अधिकार है। अब शिक्षा का अधिकार अगर की बात की जाए तो यह अधिकार आप देखोगे काफ़ी चर्चा में रहा है, और यह अधिकार जो है, आप मेनका गांधी जो फैसला था उसी फैसले में इस शिक्षा के अधिकार को गरिमापूर्ण बताया गया था कि हर व्यक्ति को अपनी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और ये व्यक्ति की अपनी एक गरिमापूर्ण है, मान मर्यादा है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए वो शिक्षा पाने का अधिकार है,
ओके, तो इसी में ही गरिमापूर्ण जीवन जीने, गौरवपूर्ण जीवन, आत्मसम्मान जीवन जीने के अधिकार में ही शिक्षा का अधिकार उसमें निहित कर दिया गया कि हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। तो हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। तो इस संदर्भ में बहुत सारे प्रयोजन किए गए अलग अलग। तो फिर इसी में आप देखोगे 1992 में शिक्षा के अधिकार से संबंधित 1992 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय दिया और इसके अंतर्गत सभी स्तर की शिक्षा को समाहित किया गया। अब सभी स्तर की शिक्षा कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे प्राथमिक, माध्यमिक और अन्य भी शिक्षाएं होती हैं, एडवांस लेवल की भी शिक्षाएं होती हैं, जैसे कि जो ग्रेजुएशन लेवल की भी शिक्षाएं होती हैं, उनसे बढ़ के भी शिक्षाएं होती हैं, एडवांस की शिक्षाएं, फॉरेन शिक्षाएं होती हैं, राइट। तो ऐसी जो शिक्षाएं होती हैं उनको भी सभी में शामिल कर लिया गया, यानी कि सभी स्तर की शिक्षाएं उनको इसमें शामिल कर लिया गया कि शिक्षा का अधिकार के तहत 1992 में, राइट, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को डिसीजन दिया था कि सभी स्तर की शिक्षाएं जो हैं वो शिक्षाओं के अंतर्गत माना जाएगा। वो सभी व्यक्ति की गरिमापूर्ण जीवन जीने के अंतर्गत सभी प्रकार की शिक्षाएं हैं, चाहे वो प्राथमिक हो या माध्यमिक हो या चाहे वो एडवांस लेवल की हो, कोई भी शिक्षाएं हो, सभी को लिया गया। लेकिन अब इसी फैसले को जैसे ही लिया गया तो इसके बाद उठापटक होने लगी, क्योंकि सभी प्रकार की शिक्षाएं जो हैं देखा जाए तो सरकार फ्री कैसे दे सकती है? ओके, क्योंकि शिक्षा के अधिकार जो है अगर दिया जाता है तो राज्य के विरुद्ध होगा, क्योंकि राज्य जो है विरुद्ध का मतलब यहाँ ये हुआ कि राज्य आपका संरक्षण देगी, राज्य उसको संरक्षण देगी आपको, तो इस हेतु दिए जाते हैं। तो अब सभी प्रकार की शिक्षाएं जो हैं अगर सरकार देगी तो ये कहीं ना कहीं सरकार फ्री प्रकार की शिक्षाएं हो गई, समझे, सभी प्रकार की फ्री शिक्षाएं हो गई। तो अब बात यहाँ आती है कि इसको थोड़ा परिवर्तन किया गया। फिर 1993 में सभी प्रकार की शिक्षाओं की जो फैसला था उसे खत्म कर दिया गया और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को रखा गया। और इसके अंतर्गत ही व्यक्ति को शिक्षा दी जाएगी और वो सरकार की तरफ से संरक्षण उसे दिया जाएगा। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि फिर जब इसी पे फैसला होता गया तो शिक्षा के अधिकार को गरिमापूर्ण बनाते हुए फिर एक 86वां संविधान संशोधन आया, 86वां संविधान संशोधन, राइट। 86वां संविधान संशोधन जो था 2002 में, इसमें ये कहा गया कि जो शिक्षा का अधिकार है एक मौलिक अधिकार है। एक शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इसे अलग से मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया गया था। वैसे वर्तमान में जैसे 6 मौलिक अधिकार हैं, राइट, 6 हैं, पहले 7 थे, अब 6 हो गए। तो इसे 7वां मतलब कि 7वां हिस्सा नहीं बनाया जाएगा मौलिक अधिकार का, राइट। इसे अलग से शिक्षा का एक मौलिक अधिकार है उसे नहीं दिया जाएगा, जबकि इसे मौलिक अधिकार बनाया जाएगा, यानी कि जो मौलिक अधिकार है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है, उसकी अंतर्गत ही व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है, राइट। तो फिर उस व्यक्ति को मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही उसकी शिक्षा को रखा गया कि हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। वो मांग कर सकता है, वो अपनी मांग कर सकता है, सरकार से मांग कर सकता है कि मुझे शिक्षा की आवश्यकता, मुझे शिक्षा दीजिए, इस हेतु मांग भी कर सकता है, राइट। तो इसी से संबंधित जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था और वह है अनुच्छेद 21A या 21 का में जोड़ दिया गया था। तो अनुच्छेद 21 का है वो किसी से संबंधित है? वो शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। और ये शिक्षा का अधिकार है, ये जो शिक्षा का अधिकार है ये व्यक्ति मांग कर सकता है, सरकार से मांग कर सकता है। और इसी के अंतर्गत सरकार ने फैसला लिया था कि हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। अनिवार्य एवं शिक्षा प्रावधान का जो किया गया था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रयोजन दिया गया था अनुच्छेद 21 के तहत किया गया था। इसी में सरकार ने कहा था कि हम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
उपलब्ध कराएंगे। ओके, तो फिर इसी के अंतर्गत आप देखा हो तो राज्यों में भी अनुच्छेद जो 45 था उसके तहत में जोड़ा गया था। ठीक, उसमें क्या कहा गया था कि 0 से 6 वर्ष की जो शिक्षा दी जाएगी वो राज्य सरकार प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। और राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस चीज़ को शिक्षा उपलब्ध कराए। राज्य सरकारों को ये जिम्मेदारी होती है, राइट, कि वो व्यक्तियों को, बच्चे हैं जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, उनको शिक्षा दे, उनको हर प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराए ताकि वो अपने गर्मापूर्ण जीवन में आगे बढ़ सकें। तो इसके लिए देखा हो आपने, जो राज्य सरकारें होती हैं उनके तहत जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं वहाँ पर ये शिक्षाएँ दी जाती हैं। ठीक, आंगनबाड़ी केंद्र जो होते हैं वहाँ शिक्षाएं दी जाती हैं, 0 से 6 वर्ष वाले जो बच्चे होते हैं उनको देती हैं। तो राज्य सरकार में जो आंगनबाड़ी केंद्र आपने देखे हो जो खुले होते हैं, वहाँ की जो सहकारिता या जो भी महिलाएं होती हैं उन बच्चों की सुरक्षा करती है, उन बच्चों की शिक्षा, मतलब और ये एक तरह की अनौपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब ये है कि जैसे उसकी देखरेख करना, ठीक है, उसको मतलब साफ सफाई करना या कुछ उनको सिखाने जैसा प्रयत्न करना, ये चीज़ें जो दी जाती हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चों को दी जाती हैं ताकि वह आगे अपने को डेवलप कर सके। और साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो वो कुपोषण की स्थिति में हैं तो उनके संदर्भ में बहुत सारे आंगनबाड़ी में सुख सुविधाएँ भी दी जाती हैं ताकि वो कुपोषण से मुक्त हो सकें। तो इसलिए भी आंगनबाड़ी केंद्र खुले होते हैं। तो वहाँ पर राज्य सरकार जो खुलवाती है वो इसलिए खुलवाती है कि उसे 0 से 6 वर्ष की शिक्षा दी जा सके। तो आप देखते हो कितनी सुविधाएं सरकार दे रही है शिक्षा से संबंधित। 0 से 6 वर्ष की शिक्षा राज्य सरकार उपलब्ध कराती है और 6 वर्ष से 14 वर्ष की जो शिक्षा है केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है। यानी कि ये शिक्षा का जो अधिकार है इसके अंतर्गत दोनों सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, दोनों मिलकर के, साथ में मिलकर के शिक्षा को प्रोवाइड कराती हैं ताकि वह व्यक्ति शिक्षा में डेवलप हो सके, अपना विकास कर सके। ठीक है, फिर 86वां संविधान संशोधन में ही एक मौलिक कर्तव्य के रूप में शिक्षा का, मौलिक कर्तव्य में ही जो शिक्षा का अधिकार था, इसके अंतर्गत ही माता पिता को भी ये कर्तव्य दिए गए हैं, माता पिता को ये कर्तव्य दिए गए हैं कि वो 0 से 6 साल के बच्चों को, 0 से 6 साल के बच्चों को क्या दे, शिक्षा प्रदान करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजे। ये मौलिक कर्तव्य बनाया गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य था, 86वां संविधान संशोधन में यही जोड़ा गया था कि माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वह अपने बच्चों को काजल तेल लगा के, नहला धोला के आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचाएं, राइट, फिर वहां पे उनको शिक्षा दी जाएगी। तो ये मौलिक कर्तव्य में यही है कि माता पिता जो है वो भी अपने बच्चों को शिक्षाएं दें। ठीक, उनका कर्तव्य बनता है कि उनको शिक्षाएं दें या आप उनको नहला धुलाकर उनके काज तेल लगा के आंगनबाड़ी केंद्र तक भेजने का उन्हें भी अपना एक कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य के रूप में भी जोड़ा गया। तो आप देखते हो 3 टाइप से माता पिता को भी कर्तव्य दिया गया है कि वो शिक्षा को, बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए वहाँ केंद्र में भेजे, राइट। दूसरी बात है राज्यों को भी ये अधिकार है कि एक प्रकार की वो 0 से 6 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से। इसके बाद केंद्र सरकार को भी यही अधिकार है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को वो शिक्षा प्रोवाइड कराए। तो उसके लिए सरकारी बहुत सारे स्कूल खुले होते हैं, वहाँ उनको शिक्षा दी जाती है। तो ये शिक्षा का अधिकार था। तो फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अब 2009 में एक एक्ट आता है RTE। RT का मतलब है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। सर ये एक प्रकार का अधिनियम बना दिया गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। दो 2009 में, और इस अधिनियम के तहत सरकार की अब जिम्मेदारी ये बन गई और सरकार ने ये जिम्मेदारी ले ली है कि हम 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, हम उसने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। ये सरकार ने अब जिम्मेदारी ले ली अपने ऊपर कि अब हम करा के ही मानेंगे। पहले तो बात रखी थी, बात रखना एक अलग बात होती है, और एक जैसे कि कोई व्यक्ति है मान लो, ठीक, तो वो व्यक्ति अपनी बात रख दे कि हाँ तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा निर्णय करते हैं या ऐसा कोई फैसला कर देते हैं, ओके,
तो ये व्यक्ति जो होता है इस पे विश्वास कितना रख सकता है, कितना रख सकता है, पता नहीं ये सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, कोई पता है। अगर यही व्यक्ति किसी एफिडेविट में लिख के भेजता है कि लो हम आपके फैसले को हम स्वीकृति देते हैं कि हम ऐसा करके हैं या आप ऐसा हम मानते हैं इस चीज़ के लिए, ओके, तो ये व्यक्ति जो है अब इस पर विश्वास हो जाता है कि इसने अपना निर्णय जो है वो ठोस कदम के रूप में उठाया है, राइट। तो इसी प्रकार सरकार होती है कि सरकार अभी तक अपनी बात जो कह रही थी कि हम अनिवार्य शिक्षा देंगे, सब कुछ देंगे, ठीक, वो संशोधन के तहत देंगे, तो वो एक प्रकार की औपचारिक रूप में वो बातें थी। लेकिन 2009 में आरटीई जब एक्ट बना तो उसके तहत सरकार की ये जिम्मेदारी बन गई कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड कराएगी ही, राइट, इस सरकार की जिम्मेदारी बन गई है। तो ये शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार में इसी रूम में जोड़ा गया था। आशा करते हैं आपसे ये शिक्षा का अधिकार है आपको इस पर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जो अनुच्छेद 21 है, क्या उसके तहत जो भी प्रोविजन दिए गए हैं, जो भी उसमें तहत प्रावधान है, क्या उन्हें वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 के तहत वंचना, क्या आप कह सकते हैं क्या सरकार अनुच्छेद 21 के तहत, जो अनुच्छेद 21 के तहत जो भी प्रावधान किए गए हैं, चाहे वो अनुसूचना का अधिकार हो, चाहे वो प्रतिष्ठा का अधिकार हो, और चाहे वो कोई भी अधिकार हो सकता है, उसके अंतर्गत बहुत सारे अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार भी है, राइट, निजता का अधिकार है, क्या उन अधिकारों को अनुच्छेद 21 के जो भी अधिकार हैं, शिक्षा का अधिकार है, क्या सरकार इससे वंचित कर सकती है। इससे संदर्भित दो फैसले आते हैं, इससे संदर्भित दो फैसले आते हैं, थोड़ा समझिए। पहला फैसला आता है गोपालन मामले में, गोपालन मामले में गोपालन मामले में इसमें ये स्पष्ट कह दिया गया था कि हाँ, कि वंचित कर सकती है, वंचित कर सकती है, वंचित कर सकती है। इसमें ये निर्णय लिया गया था गोपालन मामले में कि जो सरकार होती है, अनुच्छेद 21 के तहत जो भी फैसले हैं, जो भी प्रावधान किए गए, स्वास्थ्य अधिकार है, चाहे सूचना का अधिकार है, चाहे कुछ भी है, ठीक, वो व्यक्तिगत विरुद्ध तो है नहीं, सरकार के विरुद्ध है, तो सरकार इनसे वंचित कर सकती है। ये गोपालन मामले में था। अब बात यहाँ ये आती है कि कहाँ तक वंचित कर सकती है, कैसे कर सकती है, तो इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में इसे बताया गया है, वो कई आधार पे बताया गया है। जैसे इसमें गोपालन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, ठीक, जो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 है, इसकी दो बातें की गई इसमें सुप्रीम कोर्ट ने। एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या विधायी प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या विधायी प्रक्रिया। इसके तहत जो विधि होती हैं, तो विधि के तहत जो भी प्रयोजन दिए गए हैं, विधि के तहत जो भी उसमें प्रावधान किए गए हैं, संवैधानिक विधि में तो आप संविधान भी आता है, ओके, विधि में संविधान आप जोड़ लेते हो, और इसमें संसद द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो सभी कानून आ जाते हैं इसी में। तो विधि के तहत संसद द्वारा जो भी कानून है या संवैधानिक कानून है वो सभी विधि में है, और इस विधि के तहत जो भी इसके तहत कानून बनाया जाता है वो विधायी प्रक्रिया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत है। राइट, अब बात ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला कैसे लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये कही कि अगर कोई भी अनुच्छेद 21 से संबंधित उसे सीमित करना है या उसे हटाना है, राइट, तो वह फैसला जो लिया जाएगा वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत होना चाहिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत होना चाहिए, यानी कि वो संवैधानिक दृष्टिकोण से होना चाहिए या संसद द्वारा लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद जो कानून बनता है उसके तहत होना चाहिए, तब वंचित कर सकती है, लेकिन मनमाने ढंग से नहीं। दूसरी बात इसमें इन्होंने बोली मनमाने ढंग से नहीं। मनमाने ढंग से का मतलब ये होता है कि कोई भी कार्यपालक शक्ति अपने मनमाने ढंग से कोई भी इससे अनुच्छेद जो भी इसमें दिए गए हैं, जो भी प्रावधान संवैधानिक तौर पर इसमें शामिल किए गए हैं, तो उन्हें से वंचित नहीं कर सकती, मनमाने ढंग से नहीं कर सकती कार्यपालिका।
ओके, लेकिन विधायी प्रक्रिया के माध्यम से वंचित कर सकती है। यानी कि विधि के तहत संविधान में जो भी विधि है, ओके, उसके तहत अगर संबंधित कोई ऐसा फैसला है कि इनसे वंचित किया जाना चाहिए संवैधानिक दृष्टिकोण से, कोई अनुच्छेद में दिया गया हो ऐसा प्रयोजन कि ये जो है भारतीय संविधान या संविधान के तहत जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके अगर ये विरुद्ध हैं, ठीक, तो संवैधानिक दृष्टिकोण से इनको वंचित किया जा सकता है। या संसद कोई भी ऐसी विधि बनाती है, संसद ऐसा कोई कानून या विधि बनाती है, उसके तहत वंचित करना चाहती है तो वंचित कर सकती है संशोधन के माध्यम से। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में आप जानते हो जो संशोधन है वो इसी के तहत आ जाता है, ठीक, संशोधन के माध्यम से। या कोई ऐसा कानून है जो विधि के द्वारा ही स्थापित है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जो संसद में लाए जाते हैं, लोकसभा में पारित किए जाते हैं, राज्यसभा में पारित किए जाते हैं, फिर राष्ट्रपति भी सिग्नेचर करते हैं, तो वो एक प्रकार की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत है, संवैधानिक दृष्टिकोण और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत है, तो उसके तहत वंचित किया जा सकता है। वो संशोधन के तहत भी, ये संशोधन एक अलग बात होती है, संवैधानिक संशोधन अलग बात होती है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में बहुत सारे कानून आ जाते हैं, ठीक, तो उसके तहत होते हैं, तो वो भी एक प्रकार के विधि द्वारा ही कानून है, विधि के द्वारा ही वो कानून है, उसके तहत भी संसद जो है, सरकार जो है वो अनुच्छेद 21 को वंचित कर सकती है। उसमें तहत जो प्रावधान है अनुच्छेद 21 को वंचित वो वैसे नहीं करती है, उसके तहत जो प्रावधान है उनको वंचित कर सकती है। लेकिन अब बात ये आती है, दूसरी बात, कि मनमाने ढंग से का मतलब यहाँ ये आता है कि क्या मनमाने ढंग से कार्यपालिका वंचित कर सकती है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कही नहीं कर सकती, मनमाने ढंग से नहीं कर सकती है। अगर अब बात यहाँ आती है कि अगर मनमाने ढंग से नहीं कर सकती है तो ये कैसे पता चलेगा कि जो कानून बनाया गया है ये मनमाने ढंग से है कि विधि द्वारा है? इसका पता कैसे होगा? तो इसके एवज में मेनका गांधी जो फैसला आता है इसमें निर्णय दिया जाता है। मेनका गांधी फैसले में यही कहा गया कि अगर कोई कानून वो चाहे मनमाने ढंग से हो चाहे किसी प्रकार से हो, कार्यपालक द्वारा हो, अगर वही कानून विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से लाया जाता है, बहुत सारे कानून होते हैं, जैसे किसी एनडीए की है, जैसे एनडीए की सरकार है, ठीक, बहुत सारे उसमें लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, तो वो ऐसा कोई कानून बनाते हैं, मनमाने ढंग से बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, ठीक है, वहाँ क्योंकि मंत्री परिषद होते हैं, वहीं से ही बाहर का कार्यपालिका तो संसद से ही बनती है, तो वो आपस में गोलमेल कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कोई ऐसा मनमाने ढंग से कोई कानून बना लेते हैं और वो कहीं ना कहीं अनुच्छेदों को भंग करना है, या आप कह सकते हैं इसके तहत जो भी प्रयोजन दिए गए, जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उनको भंग करनी है, तो वो भंग किस आधार पर कर सकते हैं? तो इसके लिए इन्होंने व्यवस्था दी मेनका गांधी ने कि अगर सुनना, इस व्यवस्था में कहा गया कि यदि कार्यपालिका अगर कोई मनमाने ढंग से कोई विधि यहाँ से लाती है, मान लो यहाँ से बहुत सारे फैसले होते हैं लाए जा सकते हैं, यहाँ से लाती है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत लाती है, वही क्योंकि वहाँ पर वर्चस्व ज़्यादा है, उनका बहुमत ज़्यादा है, तो हो सकता है मनमाने ढंग से ला दें। तो विधि के द्वारा ही, विधि मतलब कि कोई मनमाने ढंग से कानून है और विधि के तहत लाया जा रहा है, लोकसभा में पारित किया जा रहा है, राज्यसभा में भी पारित किया जा रहा है और राष्ट्रपति के भी सिग्नेचर हो जाते हैं, तो फिर भी वंचित किया जा सकता है। तो फिर तो वो मनमाने ढंग वाला कानून कैसे स्पष्ट हो पाएगा कि वो मनमाने ढंग से है कि विधि के तहत? समझ रहे हो? क्योंकि बहुत सारे कानून हैं मनमाने ढंग से हैं, लेकिन वो डायरेक्ट कार्यपालिका उसमें निर्णय नहीं ले रही मनमाने ढंग से, वही फैसला है वो विधि द्वारा आ रहा है, तो आप कैसे डिसाइड कर पाएगा सुप्रीम कोर्ट की ये जो मामला है ये जो विधि के तहत है या जबरन है? तो अब इसके लिए मेनका गांधी फैसला आता है, इसी में कहता है सुप्रीम कोर्ट कि जो भी विधि के तहत निर्णय आ रहा है, जो भी विधि के तहत निर्णय आ रहा है वो उचित एवं न्यायपूर्ण होना चाहिए, उचित एवं न्यायपूर्ण होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के तहत कोई भी व्यवस्थाएं आती हैं तो वो उचित एवं न्यायपूर्ण हैं, तो इन्हें जो सुप्रीम कोर्ट है वो संवैधानिक करार देगा, राइट, भले ही वो मनमाने ढंग से हो, कैसी भी हो, अगर वही फैसले या वही डिसीजन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत आते हैं, भले ही आए कोई बात नहीं, अगर वो उचित और न्यायपूर्ण हैं तो उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। अगर उचित और न्यायपूर्ण नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसे
असंवैधानिक करते हुए खारिज कर देगा या निरस्त कर देगा, चाहे वो भली विधि के तहत क्यों ना हो, अगर वो न्यायपूर्ण और उचित नहीं है। न्यायपूर्ण उचित का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कोई कानून जो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का हनन करे या उस पर जबरन रोकथाम कर ले अपने मनमानी ढंग से, कि चलो हम ऐसा अपने मनमानी ढंग से ऐसा रोकथाम करेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं उचित न्यायपूर्ण होने चाहिए। अगर न्यायपूर्ण उचित हैं तो फिर आप इसमें वंचित कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो, वंचित भी कर सकते हो। तो ये बात कही है, मनमाने ढंग से का यहाँ डिसाइड कर दिया गया है कि मनमाने ढंग से आप खूब करो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वही मनमाना ढंग उचित न्यायपूर्ण होना चाहिए, तो आपको परिवर्तन कर सकते हो या वंचित कर सकते हो। तो ये प्रयोजन दिया गया था अनुच्छेद 21 के तहत। वंचित करने का अधिकार एक प्रकार का संसद को है। थोड़ा यहाँ पे जैसे समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ये भी तो होती है न्याय सक्रियता। इसे हम आगे चलेंगे, पढ़ेंगे आगे चल करके। न्याय सक्रियता का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी प्रकार का, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मुझे ऐसा कानून बनाना है, या ऐसा पहली बात ही कानून नहीं बना सकता है, उसे लगता है औपचारिक रूप से कि मुझे ऐसा कोई कानून बनाना है और लागू करना है, ये हमारे सार्वजनिक हित के लिए होना चाहिए, जनता के हित के लिए है, तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ के लिए स्वतंत्र है। उस चीज़ के लिए स्वतंत्र है, वो कोई भी कानून ऐसा औपचारिक रूप से लागू करा सकता है, ठीक, लागू करा सकता है, लेकिन वो कानून नहीं माना जाता है, वो कानून नहीं माना जाता है, लेकिन उसकी पावर जो है वो संसद की विधि के तहत समान रूप से होती है। देखिएगा, जैसे कोई भी संसद मान लो कानून नहीं बना रही उस समय, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि मुझे बहुत जल्द में ये निर्णय लेना है किसी सार्वजनिक हित हेतु, ठीक, क्योंकि संसद में है वो 6-6 महीने, सालों लग जाते हैं, 6-6 महीने भी लग जाते हैं। अब न्याय सक्रियता के तहत सुप्रीम कोर्ट को तुरंत फैसले लेने हैं, तो अगर वो लगता है कि इस मुझे अल्पकालिक में मुझे निर्णय लेना है, तो उस न्याय सक्रियता के तहत वो निर्णय फैसले ले सकती है, वो स्वतंत्र होता है। लेकिन बात यही आती है कि इस फैसले को वो कानूनी दर्जा दे करके लागू नहीं कराती, केवल औपचारिक रूप से वो लागू होता है, लेकिन वो मान्यता जो होती है उसी के समान होती है, संसद की विधि के समान, कानून के समान ही होती है, लेकिन पूर्ण रूप से वो कानून नहीं होता है। बस ये रखिए आप बात। तो न्याय सक्रियता की बात यहाँ होती है, राइट। अब बात यहाँ आती है कि इस पे क्या होता है कि जब 6 महीने तक ये लागू हो सकता है, 6 महीने तक लागू होता है, पर इसके बाद 6 माह में संसद कानून 6 माह के अंदर संसद क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कानून के तहत उसे औपचारिक लागू किया है उस पर फिर संसद कानून बनाती है, ठीक, और कानून के बाद फिर वो हमेशा के लिए लागू हो जाता है। अगर कानून नहीं बनाती है तो 6 माह में फिर ये स्वयं निरस्त हो जाएगा, फिर ये अप्रासंगिक हो जाएगा। जो भी न्यायिक सक्रियता के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कानून, औपचारिक कानून बनाया है और लागू किया है, वो अप्रासंगिक हो जाएगा जब 6 माह के बाद, 6 माह के अंदर कोई संसद कानून बना लेती है या 6 माह के अंदर कानून नहीं बनाती है, तो अप्रासंगिक हो जाएगा, और 6 माह तक ही प्रासंगिक होता है, समझ रहे हो। तो इसको कानून एक प्रकार से बनाना ही होता है, क्योंकि आप जानते हो कि जो भी न्यायिक निर्णय होते हैं तो फिर संसद जाती है कि इस पर फैसले लेना चाहिए, फैसला मुझे कानून बनाना चाहिए, तो उस हेतु वो कानून बना सकती है, ठीक। तो ये था न्याय सक्रियता के संदर्भ में। जैसे अब विधि द्वारा मैंने बात की थी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और यथोचित प्रक्रिया, ये 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। इसमें को अगर आप समझना चाहो, जैसे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि यदि कोई विधि के तहत अगर कानून बनाया जाता है, विधि के तहत का मतलब ये जानते हो कि ऑलरेडी संविधान में कोई ऐसा प्रयोजन दिया गया हो, मूल संविधान में, उससे संबंधित कोई निर्णय लेना हो या संशोधन करना हो या कोई परिवर्तन करना हो या कोई नया जोड़ना हो, राइट, ठीक, वो विधि के तहत आ जाएगा। या संसद कोई कानून बनाती है, वो भी विधि के तहत आते हैं, या आईपीसी, सीआरपीसी, ये भी कानून के तहत आते हैं, विधि के तहत आते हैं, ठीक। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी कानून बनाया जाता है वो संवैधानिक दृष्टिकोण से सही होना चाहिए, और दूसरी बात है कि कानून जो है वो विधि के तहत होने चाहिए, विधि के तहत होने चाहिए, राइट। नहीं, अनुच्छेद 13 आपने पढ़ा होगा, विधि का शासन, उसी में यही दिया गया है ना, तो विधि के तहत होने चाहिए। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप देखोगे तो जब विधि के तहत है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो होता है इस विधि के तहत जो कानूनी प्रक्रिया है इसकी जांच करता है,
राइट। सुप्रीम कोर्ट की जो प्रणाली होती है वो विधि के तहत स्थापित प्रक्रिया के तहत ही होती है। अगर कोई कानून विधि नियम बनाया गया है, चाहे वो लोकसभा में पारित हुआ हो, चाहे राज्यसभा में पारित हुआ हो, या राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो पारित होता है, अगर वो कानून विधि के तहत है, अगर वो कानून विधि के तहत है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पर सुप्रीम कोर्ट की जो पावर होती है वो सीमित हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की पावर सीमित हो जाती है, राइट। अब वो मनमाने ढंग से हो, तो अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत आ रहा है, अगर न्याय उचित सब कुछ है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की बस यही है कि थोड़ा इसकी यही कमी है कि सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर हाथ बांध दिए जाते हैं। तो ये होती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगर मनमाने ढंग से है, अगर न्याय उचित नहीं है, न्यायपूर्ण उचित नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, चाहे वो न्यायावलोकन करे, चाहे वो न्याय समीक्षा करे, चाहे वो कुछ भी कर सकता है मनमाने ढंग वाले कानूनों पर, ठीक है। वो इसकी स्वेच्छा की पावर होती है। लेकिन विधि द्वारा अगर है, विधि द्वारा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के उसमें हाथ बन जाते हैं। लेकिन आप देखो यथोचित प्रक्रिया, यथोचित प्रक्रिया जो होती है ये अमेरिका में चलती है, और इसमें चाहे कैसा भी कानून हो, चाहे कैसा भी संसद कानून, वहाँ की जो भी परिषद होती है, जो भी संसद हो, वहाँ कांग्रेस जो होती है वो बनाती है, ठीक, वो कानून बनाती है। अगर वो कानून भली विधि के तहत हो या मनमाने ढंग से हो, कुछ भी हो, अगर न्यायालय को लगता है कि ये कानून उचित नहीं है, सार्वजनिक हित के लिए नहीं है, तो वो उसे खारिज कर देगा। समझ रहे हो? तो मतलब इसका ये हुआ कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है वो इसकी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पावर की तुलना में थोड़ा कम है। यहाँ पर थोड़ा इसको ज़्यादा दी गई है, क्योंकि ये कोई भी किसी भी फैसले पे विचार कर सकता है, किसी भी फैसले पे विचार कर सकता है, चाहे वो कैसा भी विधि द्वारा, चाहे स्थापित प्रक्रिया के तहत कोई फैसला विधि द्वारा चाहे आता हो, या चाहे वो किसी भी मनमाने ढंग से आया हो, अगर उसे सुप्रीम कोर्ट को, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट को, यहाँ फेडरल है, वैसे सुप्रीम कोर्ट नहीं, यहाँ फेडरल संघ है, फेडरल कानून है, फेडरल न्यायालय जिसे बोलते हैं, वहाँ पर है, तो वो चाहेगा तो उसे पारित कर सकता है, अगर नहीं चाहेगा तो उसे निरस्त कर सकता है। उसके पास बहुत पावर होती है, जबकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पास केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में पावर नहीं दी जाती है, यहाँ पर वो उसे सीमित हो जाता है। तो ये कुछ फैसले हैं, समझ गए होंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपसे अनुच्छेद जो 21 है और 21 से संबंधित जो भी प्रयोजन हैं, उनको संदर्भ में जो भी वंचनाएं हैं, हमने आपको स्पष्ट कर दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग विषयों को मैंने पढ़ाते हैं, और इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, वहाँ से ज्वाइन आप कर सकते हैं। बहुत जल्द हम व्हाट्सअप भी लिंक दे देंगे, व्हाट्सअप ग्रुप हमारा बना हुआ है। चलिए, थैंक यू।